हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 जो कि लास्ट लेक्चर है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, जो कि आज लास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने अभी तक के जितने भी आईआईटी और नीट के प्रॉब्लम्स थे मैंने सारे डिस्कस करा लिए थे, हर टाइप के अपने क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लेना पहले। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास बहुत इजी टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक और बात बोली थी कि ये इसका ट्रेंड भी चालू हो सकता है। वो इसलिए बस बोल दिया था क्योंकि 2019 में आईआईटी जेईई में इसका क्वेश्चन अभी भी आया भी था, ठीक है। तो हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि आगे भी ये आने लगे। और नीट में भी ऐसे ये 2011 इन सब में आ चुका है ये, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जैसे कि मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में बेसिक वही रखेंगे, फिर हम आईआईटी और नीट के प्रॉब्लम्स ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो बेटा एक बात बताओ, किसी भी अगर जैसे मैंने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ना ये अपने पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आपने वेक्टर भी पढ़ा होगा, उसमें भी देखा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और अभी हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड ईस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि 10 इज़ इसका मैग्नीट्यूड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअली हम ये बोलेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये उसका यूनिट हो गया, और ये उसका डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। ये हमें अच्छे से बिल्कुल पता है, ठीक। तो अभी हम ना इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट पर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से बनेगा मिलके, ठीक है। और जो कि हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा, है ना। मैग्नीट्यूड हमेशा इसका क्या होगा? कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं ना, अगर मैं इसको n से डिनोट करने लगूँ, ये अगर n है और अगर ये u है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं ना, अच्छा, कि nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और अगर हम ये लिख सकते हैं कि nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2? ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इस तरह से। अब अच्छा एक बात बताइए, ये u1 u2 में क्या है? ये है यूनिट, और n1 n2 क्या है? ये है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हमेशा बोले कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है वो ये रही, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना कि डायमेंशन तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। वो क्यों सर? क्योंकि जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट भी हो जाएगा। मगर हम ये नहीं कर सकते ना कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चले जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं उम्र यहाँ लिखूँ और किलोमीटर यहाँ लिख दूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भैया आपकी एज 15 या 16 ईयर है ना। तो अब अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो कभी भी ज़िंदगी में कर पाओगे क्या? उससे नहीं हो पाएगा ना ऐसा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमारे पास यूनिट में जो होगा हमारे पास डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है यार, ठीक है। तो क्या मुझे ये भी बोल देना चाहिए यहाँ पर साथ में ही कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ m1 l1 t1 की पावर a b और c इज इक्वल टू n2 इंटू m1 की जगह m2 l2 t2 की पावर a b c। देखिए mlt और उनकी पावर a b c मैंने सेम रखी है। हाँ, मैंने नंबर बदल दिए हैं इनके अंदर। क्या बदल दिया बेटा? मैंने नंबर बदल दिए, है ना। चलिए, तो बेटा अच्छा, नंबर हम क्यों बदल रहे हैं आप ये बात बताइए। जैसे हमने m1 l1 t1 और m2 l2 t2 रखा, वो इसलिए करा क्योंकि ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है ना। डायमेंशन उनके सेम होना
मस्ट है, कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस तरह हम ये बोलते हैं ना कई बार कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है, अच्छे से सबको पता होगा। तो 1 मीटर, देखो मीटर सेंटीमीटर ये इन दोनों का डायमेंशन सेम है, ये तो बात पक्की है ना, ये तो होना ही है, हर बार होना ही है, ठीक है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, ठीक है। हाँ, वो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, इन सब में कन्वर्जन बोल सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये इसका N1 हो जाएगा और ये वाला इसका N2 हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बताया गया, ठीक है। आगे हमें इसी चीज़ का अच्छे से यूज़ करना है दोस्त, ठीक, पक्का। चले अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से आते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, मान लो कि सबसे पहले हमने बहुत बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, जैसे मान लो 36 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, सबसे बिल्कुल बेसिक, ठीक है। दूसरा आपको मान लो 40 मीटर पर सेकंड दे दिया है, आपको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट में करो आप, ठीक। अच्छा, अब अगर वेट की बात करें तो वेट में आप एक काम करें, 150 पाउंड को कन्वर्ट करके दिखाओ केजी में, ठीक है। और लास्ट है अपने पास कि आप लेंथ को कन्वर्ट करो, लेंथ को कैसे, आप फीट में, जैसे मान लो 5.6 फीट अगर किसी की हाइट है, ठीक है, तो वो मीटर में कितनी होगी। तो पहले हम इसे ही सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर अब आपके पास मान लो पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलना, ठीक है। चलिए पहले ना एक काम करता हूँ, मैं इसमें आपको एक डाटा गिवन दे देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो अब याद रख लेना, ठीक है। अगर हम देखें, पहली बात तो ये जो LB लिखा है ना, इसको हम पाउंड, ये पाउंड को रिप्रेजेंट करता है LB, ठीक है, पाउंड को इसी तरह से लिखते हैं, ठीक। तो 1 kg जो होता है, 1 kg जो होता है बेटा, वो 2.2 पाउंड होता है, ठीक है, LB। और इसी तरह से अगर मैं मीटर में बात करूँ इसकी, तो 1 मीटर जो होता है ना, वो 3.28 फीट होता है। देखो यार, ये आपको ना याद होना चाहिए यार, है ना, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलें अपन सबसे पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। तो 36 किलोमीटर पर आवर, सही बात है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक। अगर हम इसका बात करें तो ये हो गया मान लो A, B, C और ये D। तो अगर अब अभी हम A सॉल्व कर रहे हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये आप सबको पता होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आप इसको लिखें मीटर पर सेकेंड में करना है कन्वर्ट, तो आप किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर, और अपॉन में इसी तरह से 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें आती होंगी, बट जो बच्चे को नहीं आती, बिल्कुल बेसिक, हम उसके लिए बता रहे हैं ये तो ठीक है, ये आपका कट जाएगा आंसर। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाले की, सेकेंड वाले की, तो देखिए ध्यान से, 40 मीटर पर सेकेंड को भैया आपको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर मिनट। तो पहली बात, अब आपको ये पता है कि देखो मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर इजिकल टू कितना किलोमीटर, तो आ जाएगा आपका 40 इंटू 1 मीटर इजिकल टू कितना किलोमीटर, तो 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर। सही बात है, ये हो गया अपने पास मीटर का कन्वर्जन। और अगर हम इसकी बात करें सेकंड की, तो 1 सेकंड में इजिकल टू कितने मिनट, तो आपको पता है अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होगा ना, तो हम लिखेंगे 1 सेकंड, देखो अपाउंड में है ये, तो
ठीक है, डिनोमिनेटर में है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60, मतलब यहाँ पर आएगा नीचे 1/60 मिनट। ठीक है, तो अगर आप इसे सोल्व करें ध्यान से तो देखिए आपका 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा 4 × 6 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर मिनट में। ईजी है। ठीक है, जो भी इसका वैल्यू आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा, जो कि हो रहा है 2.4, है ना, किलोमीटर पर मिनट। ये तो बहुत आसान था, ये सबको पता होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना। और आपको अच्छे से पता भी होगा कि कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर से, ये ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे, उस वैल्यू में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इतना आपको ध्यान रखना। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का कर देना, है ना बेटा, ये तो सबको पता होता है। चलिए अब अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड में हमें बोला गया कि 150 LB। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB दिया है ना। तो 1/2.2 LB 1/2.2 kg इज इक्वल टू कितना LB, 1 LB ना। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, 150 LB। तो आपके पास 150 LB मतलब 150 पाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2.2 kg। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरली कितना आ जाएगा, 150 पाउंड इज इक्वल टू 68 kg के करीब। ठीक है, ये नियरली कितना आ जाएगा, 68 kg के करीब, है ना बेटा। और इसी तरह से हम लास्ट देख लें ये वाला, तो ये तो आप बहुत इजीली निकाल के दिखाएंगे अब, है ना, क्योंकि अब हमने 3 निकाल के दिखाए। फोर्थ आप करिए जल्दी से, क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से देखें। 5.6 फीट, अच्छा पहली बात तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 है, तो 1 फीट कितना आ जाएगा बेटा, 1 फीट कितना आ जाएगा, 1 पाउंड में 3.28। और अगर हम बात करें कितने फीट की, 5.6 फीट की, तो ये कितना हो जाएगा, 5.6 फीट इज इक्वल टू इतना मीटर, है ना। तो 5.6 अपान में 3.28 मीटर, जो कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो नियरली लगभग ये 1.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बिल्कुल बेसिक सा हमने यहाँ पर पढ़ लिया कन्वर्जन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है। अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लेवल बदलते हैं, है ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक तरह के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि SI यूनिट से CGS में कन्वर्ट करके दिखाओ। कैसे, बोला जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। इसी तरह से जो दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास आता है, हमें बोला जाता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग। और तीसरा अगर हम ले लेते हैं 1 पोइजली ले लो आप। ठीक है, अभी आपको ये तो पता नहीं होगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये फ्लूइड में आपको आगे मिलेगा, इज इक्वल टू कितना पोइज। देखिए जो लेफ्ट साइड में है ना बेटा वो SI यूनिट है, इतना ध्यान रखो, और जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, वो CGS यूनिट लिखी है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो हमें ये बोला गया है कि कन्वर्ट करके दिखाओ इसे। ठीक है, कन्वर्जन करके दिखाओ इसका कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर। देखो CGS यूनिट जो होगी ना, न्यूटन की फोर्स की जो CGS यूनिट होती है, SI यूनिट तो न्यूटन होती है, CGS यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। इसी तरह से जूल की अर्ग होती है और पोइजली की पोइज होती है। ठीक, चले अब अपन कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी हो जाएगा आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमें फोर्स का डायमेंशन तो पता होगा, क्या होता है बेटा, MLT-2। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया अभी तक, MLT-2। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना, ये है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से है। तो हमें बोला गया कि 1 kg, देखिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 क्या है, 1 न्यूटन, तो न्यूटन के लिए हम लिख रहे हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब N2 नहीं पता कितना है, और U2 कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट। तो CGS यूनिट कितना होता है सर, CGS kg का होता है ग्राम, मीटर का होता है सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड रहेगा।
राइट। तो अब बताओ यहाँ पर अगर हमें N2 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि 1 kg में होता है 10⁻³ ग्राम, इसी तरह से 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सब कट जाएंगे, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और स्क्वायर से स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 10⁵, मतलब ये कि 1 न्यूटन, क्या बोल रहे हैं हम, देखो ध्यान से, 1 न्यूटन इजिकल टू कितना 10⁵ यूनिट ऑफ डाइन, है ना, तो ये डाइन होगा। तो 1 यूनिट ऑफ न्यूटन, सुने, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। आसान कन्वर्जन है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला देख लेते हैं, जल्दी से करके दिखाइए, है ना। आप स्क्रीन पॉज करके सीधे अपना आंसर निकाल के सीधे रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोशिश करें कि यही करें आप, है ना, आप आलसी ना करें बिल्कुल भी, जल्दी से आप फटाफट इसका आंसर निकालें, और ये हो जाए तो ये वाला करें फटाफट। अब देखिए 1 जूल का अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 जूल वापस से, अब जूल है तो एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट बेटा क्या होती है, जल्दी से ml² T-2, ml² T-2, मतलब ये हो जाएगा, हम बोल सकते हैं क्या कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल मतलब क्या हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इजिकल टू हाउ मेनी, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसकी CGS यूनिट अर्ग के लिए CGS क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें जल्दी से लिखें, kg में लिखेंगे 10⁻³ ग्राम, इंटू मीटर हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर। ये 10⁻⁴ इसलिए हुआ क्योंकि 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर था तो इसमें पावर आ गई। इसी तरह से N2, बेटा N2 निकालना है, और ये पूरा ऐसा कैसा है, इधर हमारे पास ये सारी क्वांटिटी सब चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। तो अब आपके पास N2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10⁻⁷, मतलब ये कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए थर्ड और लास्ट, है ना। अब एक्चुअली ये पॉइजली क्या होता है, तो ध्यान से समझना, पॉइजली जो होगा ये एक्चुअली ना ईटा है, ये आपको हमने पढ़ाया था डायमेंशन में, बताया भी था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ना, ये क्या है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ईटा से डिनोट करा था हमने, है ना, जिसका जो डायमेंशन था ना, डायमेंशन बेटा क्या था, जल्दी से याद करें और फटाफट बताएं, ml-1 T-1 बताया था, याद है। और किस तरह से निकालते थे हम इसको, फोर्स इजिकल टू 6 पाई ईटा RV, है ना, फोर्स इजिकल टू 6 पाई ईटा RV, R रेडियस है और V वेलोसिटी है, और ये तो कांस्टेंट है, तो आप सॉल्व करके ये निकाल रहे थे, ठीक। अब कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमारे पास जो ईटा की यूनिट बोलेंगे तो kg पर मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। तो अब 1 kg पर मीटर पर सेकेंड इजिकल टू N2 टाइम्स ऑफ, अब इसकी CGS यूनिट लिखो, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो अब इसकी वैल्यू डाल दो 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर पर ग्राम, नीचे सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास N2 टाइम्स ऑफ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड, और ग्राम ने ग्राम को उड़ा दिया, तो आपके पास जो N2 बचा बेटा वो बना 10, मतलब ये कि 1 पोइजली इजिकल टू 10 पोइज, ठीक है, ये आपको फ्लूइड में आएगा, ठीक है, ये फ्लूइड में आएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट में दिक्कत तो नहीं आएगी, आई थिंक, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट अब आप सीख गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो आपने अभी बिल्कुल बेसिक भी सीख लिया है, दूसरी बात आपने इस तरह के कन्वर्जन भी सीख लिए हैं, अब हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास, तो हम उसमें पढ़ेंगे, जिससे हम, चलो पहला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सीधे ही ले लेते हैं नीट का, ठीक है, नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको ले लेते हैं पहले।
1994 में आया हुआ था। ध्यान से सुनना क्या पूछा गया है। ये बोला जा रहा है कि लेंथ मास और टाइम जो है, लेंथ मास टाइम जो है वो किसी नए सिस्टम में 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड माना गया। समझ में आ रही बात? हमने एक नया सिस्टम जनरेट करा जिसके अंदर लेंथ मास टाइम 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड को माना गया। मतलब ये इनकी फंडामेंटल हो जाएंगे। अब समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, इन्होंने अपना बेस पैरामीटर इधर फिक्स करें। जैसे कि हम लोगों ने 1 मीटर को फिक्स कर रखा है ना एसआई में, तो मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। अब एक्स पर्सन जो है वो फॉरेन कंट्री से आता है और उसने अपना वेट बताया 150 पाउंड, मगर वाई पर्सन इंडियन है, ये इंडियन है, ठीक है। तो ये इंडियन पर्सन हमेशा उसको केजी में पता है चीज़ें। तो अब इसने जब अपना वजन वेट पाउंड में बताया तो इसको तो कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा ना, या वाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी वैसी है कि इनके यहाँ पर ये यूनिट चल रही थी और हमारे यहाँ पर ये यूनिट चल रही थी। तो इसने यहाँ पर जब इससे बात करनी स्टार्ट करी तो उसको अब कन्वर्जन तो लगेगा। समझ गए बात? तो वैसे यहाँ पर भी है कि एक पर्सन होगा जिसके कंट्री में इसे बेस माना गया, मतलब 10 सेंटीमीटर उनका फंडामेंटल है। ऐसे जैसे अपने यहाँ पर 1 मीटर होता है, उनके यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब ये पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, अब ध्यान से समझना। LMT जो है, लेंथ मास टाइम की जो उन्होंने अपने इसमें यूनिट दी है वो ये दी हुई है। तो उन्होंने बोला कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, इस तरह से उन्होंने पूछा था कि फोर्स की यूनिट इस सिस्टम में कितने के बराबर होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन बड़ा ध्यान से समझना आप, है ना। बहुत आराम से समझा रहे हैं क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन आपको ही करना है। बेटा देखो, लेंथ जो होगी, आप पहले तो देखिए हमें निकालना क्या है, फोर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट MLT - 2, है ना। फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी MLT - 2। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें कन्वर्जन करना है, N1 U1 = N2 U2। अब N1 जो है वो 1 है और U1 जो है वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो N2 ये कुछ यूनिट मान लेते हैं हम इसको, है ना। XYZ मान सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है वो, ठीक है। तो आप अब ये काम करते हैं, हम M, L और T मान लेते हैं, है ना। M2 L2 T2 इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। तो M2 L2 और T2 का स्क्वायर इस तरह से हमने बोल दिया। ये उनके यहाँ पर की यूनिट मान लो आप। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लेंथ है ना हमारे यहाँ L2 जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो हमारे यहाँ पर वो 0.1 मीटर हुआ ना, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। इसी तरह से इनका मास भी ज़रा देख लो, 10 ग्राम है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा वो 10⁻² kg। इसी तरह से उनका जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है, मतलब 1/10 सेकेंड है। सही बात है, तो हमने इस तरह से रख दिया। अब ध्यान से समझो, अब 1 × kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर = N2 टाइम्स हो। बेटा इसको देखो, M2 क्या है, M2 कितना है 10⁻²। L2 बोले जरा, L2 कितना है 0.1, ठीक है, तो 10⁻1 बोल सकते हैं। और T2 क्या है जरा बताओ, T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 1/10 सेकेंड और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, है ना, सेकेंड। इस तरह से आ जाएगा। तो देखो सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड के स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर इसका जो kg रहेगा वो कट जाएगा और यहाँ पर से मीटर वाला कट जाएगा। तो जो N2 की वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितने हो जाएगी, देखो ज़रा, ये ऊपर जब जाएगा तो इसको ये कट जाएगा और यहाँ पर नीचे आएगा तो ये 10 आ रहा है। N2 आया 10। इसने हमें क्या बताया, ध्यान से समझो। इसने हमें बोला कि भाई साहब
1 न्यूटन जो है ना, 1 न्यूटन ये अभी आपका किसके बराबर आ गया, N2 टाइम्स ऑफ, मतलब 10 यूनिट ऑफ फोर्स। इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। मगर उन्होंने क्या पूछा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, इस अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं तो कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 0.1 न्यूटन के बराबर। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है, ये नीचे आ जाएगा ना, ये खत्म हो गया। ध्यान रखना वो पूछता क्या है, ये बात ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। उसने पूछा था कि एक यूनिट ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा। अगर वो पूछता कि 1 न्यूटन कितने यूनिट के बराबर होगा तो हम बोलते 10, मगर उसने पूछा 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो हमने दिया आंसर 0.1 न्यूटन। याद रखना गलती यहीं होती है कि 10 होगा आंसर कि 0.1 होगा आंसर, है ना, 20 आंसर होगा कि 1/20 आंसर होगा, इस तरह से बोलते हैं, ठीक। चलें एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर। क्वेश्चन देखें, इफ 1 यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 2 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 5 मीटर और 1 यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो बोला ये गया, देन इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन रिप्रेजेंट, पहले ना ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ में आएगा तो ही कर पाओगे। देखो जिस तरह से ऊपर करा ना उसी तरह से यहाँ पर भी है, मगर ये पूछ रहा है कि 1 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम्स ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। इसको कई बार उल्टा समझ लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वापस से फोर्स की बात हुई है ना, 1 न्यूटन की बात हुई है, तो यहाँ पर तो वापस से वही है कि N1 U1 इजिकल टू N2 U2, है ना बेटा, N1 U1 इजिकल टू N2 U2, इसी तरह से हो जाएगा। तो N1 हमारे पास 1 है, U1 क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डायमेंशन मान लो M1 L1 T1 -2 इस तरह से मान लेते हैं, और इसी तरह से N2 जो हो जाएगा वो हमें निकालना है। और U2 क्या होगा ध्यान से समझना, U2 क्या होगा ध्यान से समझो यार, यहाँ पर ना 1 यूनिट ऑफ मास मतलब M2, ये बोला गया है 2 टाइम्स ऑफ kg है, मतलब M1 है। उसी तरह से 1 यूनिट ऑफ लेंथ 5 टाइम्स ऑफ L1 है, और इसी तरह से 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 टाइम्स ऑफ T1 है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कि M2 L2 T2 की पावर -2, है ना, अगर मैं आपको थोड़ा डायमेंशनल लिख के दिखाऊं, आप चाहते हैं कि आप kg में लिखें, उन सब में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं दोनों तरह से। बताइए, इसी को तो इसी तरह से लिखे रहने दें, ml/t², है ना, N2 टाइम्स ऑफ M2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ M1, L2 क्या है बेटा 5 टाइम्स ऑफ L1, T2 का स्क्वायर मतलब 25 T1 का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। देखिए T1 स्क्वायर L1 M1 L1 M1 कट गए, तो N2 कितना निकला, N2 आ जाएगा 5 हो जाएगा 5/2, मतलब ये कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। और बेटा उसने यही पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि एक यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। अगर ये पूछना चाहता है वो तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कई बार बच्चे गलत इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन रिप्रेजेंट, इस सिस्टम में 1 न्यूटन जो हमारा है वो कितने के बराबर होगा इनकी यूनिट में, तो 5/2 के बराबर। अगर वो ये बोलता कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम क्या है, तो हम बोलते 2/5। क्लियर है ना, ठीक है। चले अब हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। एक इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करा रहे हैं जल्दी से, ठीक है।
ये नीट में 2011 में पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने ये पूछा था एक बार, और ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में भी आया है आईआईटी में, ये ध्यान रखना। तो उन्होंने ये बोला था कि जो डेंसिटी है मटेरियल की, जो डेंसिटी है वो सीजीएस सिस्टम में उन्होंने दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, आईआईटी में भी 2019 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम देंगे, इसे ध्यान से समझ लो और आपको वो क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। रिसेंटली आया हुआ है, सुने। डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है सीजीएस सिस्टम में, ठीक। और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, और बोला गया कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 यूनिट ऑफ मास जो होगा वो 100 ग्राम के बराबर है, ये बोला गया, ठीक है। और ये पूछा आपसे कि बताइए इस सिस्टम में डेंसिटी कितनी होगी, इस सिस्टम में डेंसिटी कितनी यूनिट के बराबर होगी, ये पूछा गया इसमें, है ना। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, ठीक है। बड़ा आसान है, देखिए क्या करना है, वापस से वही है, डेंसिटी बोला है तो डेंसिटी का बड़ा डायमेंशन हम क्या बोलेंगे सर, मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास अपन में L क्यूब हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये, है ना। तो अब यहाँ पर N1U1 इजिकल टू N2U2 करो जल्दी जल्दी। N1 क्या है जल्दी से बताइए, हमारे पास N1 है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू N2 हमें नहीं पता, U2 कौन सी यूनिट है, हमें उससे इनकी यूनिट में लाना है ना, जिसमें हमें बोला गया, देखिए इधर ग्राम है, ठीक है, तो हमें इसको ग्राम के टर्म में डाल देना है यहाँ पर। मतलब ये कि हमें अभी लिखना है ग्राम मतलब M और L क्यूब, इस तरह से। अब इनकी वैल्यू डालते हैं इन द टर्म्स ऑफ ग्राम, जिससे कि वो कट जाए, है ना। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 टाइम्स ऑफ M क्या है 1M 100 ग्राम के बराबर है, और L क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास कट गए, तो N2 की जो वैल्यू आ रही है 2 0 से 2 0 गए, और आपका आंसर आ गया N2 आया 10, ठीक। आपके पास N2 आया 10, इसका मतलब क्या हुआ ये कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, एक सेकेंड, ये 40 आना चाहिए ना, ठीक है। ये वाला 10 यहाँ पर जाएगा तो 40 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 ग्राम का उसने पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया ना, 4 ग्राम कितने टाइम्स ऑफ दिस यूनिट होगा, तो आप बोलेंगे 40 यूनिट के बराबर है, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। और आपको अगर भी पूछ ले कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने यूनिट के बराबर होता है, बोल देना 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आसान, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करिए आप, IIT 2019 में आया हुआ है, ठीक है। सुनना इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला डेंसिटी, जो डेंसिटी है SI यूनिट में बोला है उन्होंने, SI यूनिट में जो डेंसिटी है वो 128 kg पर मीटर क्यूब दिया है, और ये बोला गया कि एक सिस्टम बनाया गया जिसमें लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और मास 50 ग्राम के बराबर है। अच्छा, तुम सोचोगे टाइम क्यों नहीं दे रहे सर, क्योंकि हमें उन्होंने डेंसिटी का पूछा है, तो डेंसिटी में हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, ठीक है। तो अब इन्होंने इस तरह से बोल दिया है, अब हमें बोलना है, पूछा है उसने कि बताइए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, है ना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, सेम वही डेंसिटी है तो M/L क्यूब, ठीक। अब सबसे पहले N1U1 इजिकल टू N2U2,
N1 128 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, इजिकल टू N2 टाइम्स ऑफ दिस यूनिट। अब दिस यूनिट क्या है, ध्यान से समझें। हमें ना यहाँ पर देखना, अगर मैं देखिए m बाय एल क्यूब लिख दूँ, ये तो बिल्कुल सही है, मगर आगे ध्यान से समझना, हमें इसको काटना है ना, तो आपको m की जो वैल्यू है वो kg में ही डालना पड़ेगी। तो यहाँ तो अभी ग्राम में दी है, तो आप इसको कन्वर्ट करो kg में। तो बेटा ये कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आप इसको कन्वर्ट करो पहले। तो आप ये बोलोगे कि जो हमारे पास m होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 0.05, ठीक है, kg। और अगर इसी तरह से मैं L के लिए पूछूंगा तो 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 ना, 1/4 मीटर है ना, ये आप सबको पता है अच्छे से। तो अब इसको जरा सा सोल्व करते हैं। तो 128 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू बोलो बेटा, m क्या है, इतना 0.05 kg। ये जरूर ध्यान रखना कि हमें कन्वर्ट किस में करना है। देखो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो वहाँ ग्राम था, देखो जरा यहाँ ग्राम था, तो मुझे m को ग्राम में कन्वर्ट करना, उसने दिया भी ग्राम ही था, इन सब में ही दिया था, तो हमारा सीधे सीधा हो गया काम। मगर यहाँ उसने kg में दिया है और यूनिट में सेंटीमीटर डाल रखा है, तो आपको पहले उससे उस यूनिट में लाना पड़ेगा जिसमें ये कटे, है ना, ये कटना चाहिए आपका। तो आपने 1m को उसमें लिख दिया kg में। इसी तरह से l को भी लिख रहे हैं जो कि 1/4 का क्यूब हो जाएगा और मीटर क्यूब। अब ये दोनों कट गए हमारे पास, अब n2 की वैल्यू निकल जाएगी बाहर। तो बेटा n2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ध्यान से 128 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 444 और अपान में 0.05। सोल्व करो जरा, 16 32 64, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू ये हो जाएगा 1/5 0.05 है ना, तो 100/5, तो आंसर आ गया आपके पास कितना, 40 है ना। ये आपका आंसर है, ख़त्म। आसान था, उन्होंने यही पूछा था सिर्फ कि वो कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। एक्चुअली हमने अभी जो निकाला उसका मतलब ये सुनो, क्या मतलब हुआ इसका कि 128 kg पर मीटर क्यूब जो है आपका वो 40 यूनिट ऑफ दिस है ना, उनकी यूनिट में 40 के बराबर है 128। ठीक, आसान था। चले एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसके ऊपर, आपको करके दिखाना है ये, वैसे ये कर लेंगे तो मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। चले 1 यूनिट ऑफ टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास आपको दिया है 5 kg और 1 यूनिट ऑफ लेंथ आपको दिया है 20 मीटर। बोला ये गया कि इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने के बराबर होगी। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 जूल नहीं पूछा, इसने पूछा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने जूल के बराबर होगी, एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो ध्यान से समझना, क्या करोगे, वही चीज़ें, एनर्जी हमारे पास कितनी होती है ml² t-2, मतलब हम ये बोलेंगे N1U1 इजिकल टू N2U2, और अब हम यहाँ पर N1, ठीक है, 1 है हमारे पास, 1U1 हो जाएगा kg मीटर स्क्वेयर और टाइम सेकेंड के स्क्वेयर इजिकल टू, अब यहाँ पर देखें N2U2 क्या है, U2 मतलब हमारे पास हो जाएगा, देखें यहाँ पर kg था तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, यूनिट ऑफ टाइम है ना, मास, तो हमें काम करते हैं उसको MLT में बोल देते हैं नाम, है ना। तो M और ऊपर हो जाएगा L² और नीचे हो जाएगा T², इस तरह से। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं ज़रा, तो अब ध्यान से देखना, N2 टाइम्स ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ मास कितना है 5 kg, चलें 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना है, लेंथ 20 इंटू 20 हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए,
तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो टी 1 यूनिट ऑफ टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, उसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो सारी यूनिट कट गई हमारे पास यहाँ से, ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 जूल जो हमारे पास आया हकीकत में, देखो एन टी की वैल्यू आप पहले सोल्व कर दो। चलो क्या आ रहा है ये, 00 से 00 कट गए तो ये हो जाएगा 20, तो N2 आएगा 20। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि 1 जूल आपके पास 20 यूनिट के बराबर है, ये 20 यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर है। अच्छा, उसने क्या पूछा कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी है, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी ये किसके बराबर होगा बेटा, 1/20 टाइम्स ऑफ जूल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान है बेटा, बहुत आसान, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लें, हमें ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ गड़बड़ है क्या। 2 to the 4 20, N2 आएगा 1/20, ओके 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 ओके, N2 है 1/20, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/20, है ना, 1/20, और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाएगी 20 जूल, ठीक है, ये हो जाएगी 20 जूल, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये लेक्चर देखा जाए तो यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा आपको एडिशन में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर, वो ये है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को ना आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझना, ये तो मेथड हो गया हमारे पास N1 U1 N2 U2, ये तो है बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर उसने पूछा था ना कि उसने जैसे ये बोला है ना, तो L जो उसने दिया 1 यूनिट ऑफ लेंथ जो दे रहा है वो, और उसने पूछा है क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी बताओ। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर से यहाँ से कि 1m इज इक्वल टू 5 kg दिया है, 1 मास जो है 5 kg दिया है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू कितना 20 मीटर दिया है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि 1 जो यूनिट ऑफ जूल है, 1 जूल जो है हमारे पास, वो कितना होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से समझना, आप एक काम करो, इसको ना इनकी यूनिट में बदलो। कैसे बदलोगे, देखो ध्यान से, 1 kg इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1/5m, 1 मीटर L/20, और 1 सेकेंड 1/10t, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, अब ध्यान से समझिए, 1 kg को हमने क्या लिखा, m/5, मीटर को क्या लिखा, L/20 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा 1 और 20, और नीचे सेकंड का स्क्वायर है, तो मतलब t स्क्वायर, और ऊपर जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10। तो आपके पास 1 जूल किसके बराबर आ रहा है बेटा, देखें 1/5 1/20 इंटू 1/20, ऊपर है 100, और यहाँ पर बचा ml स्क्वायर t स्क्वायर। बेटा ये जो है ना वो यूनिट है, यूनिट ऑफ जूल, जो अभी इसने नई सिस्टम में बनाई, वो ये है ना, ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम, यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम, ठीक। और हमें 1 जूल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम इसे, 1/20 यूनिट, ये हमारा आंसर आया। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 20 जूल। आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, वही आंसर आएगा सेम। ये भी अल्टरनेट मेथड, ये इसके अल्टरनेट मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं, और इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या करना होता है इसमें, आप 1 जूल, जैसे अगर मान लो 1 न्यूटन पूछता, तो मैं 1 न्यूटन को यहाँ पर लिख देता kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसको उस यूनिट में बदलता। बात समझ गए क्या, हम उस चीज़ को उस यूनिट में बदलते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यही इसके तरीके हैं। तो इसके साथ अपना लेक्चर